गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी हमें बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसराइल के द्वारा अटैक्स किए गए एंड साथ साथ ईरान के द्वारा भी बहुत सारी यहाँ पर मिसाइल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब ऐसे समय के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा भी बहुत सारे ट्वीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, राइट। एंड उसी ट्वीट्स में से उन्होंने एक बात ये बोली कि जो ईरान के सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर हैं, दैट इज अयतुल्ला अली खमानी जी, उनको भी यहाँ पर वो मार सकते हैं अगर वो चाहें, पर अभी वो चाहते नहीं है उनको मारना। ऐसा यहाँ पे मैं नहीं कह रहा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बोला है। और डोनाल्ड ट्रंप के कहने के पीछे का लॉजिक ये है कि वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर दे एंड फिर उसके बेसिस के ऊपर उनके बीच में एक तरह से डील हो जाए। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड कि वो ये चाहते हैं एंड इसीलिए अभी वो उतना ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पे नहीं होंगे। बट एनीवेज, इसके साथ ही आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो भारतीय एम्बेसी है उसने यहाँ पे इंडियन नेशनल्स को बोला है कि अगर उनके लिए पॉसिबल है तो अपने व्हीकल्स के माध्यम से ईरान की कैपिटल तेहरान को वो यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। प्लस आने वाले समय के ऊपर ये देखा जाएगा कि और क्या क्या इश्यूज आते हैं, उसके हिसाब से फिर फर्दर एडवाइजरी यहाँ पे दी जाएंगी। इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो यहाँ पर G7 का समिट यहाँ पे अटेंड करने जा रहे हैं इन कनाडा। एंड यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि उनका फोकस रहेगा ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज के ऊपर। अब G7 जहाँ पर दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल देश आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हम चाहेंगे हमारे जो अफ्रीका है, एशिया है, जो आपके डेवलपिंग या लेस डेवलप कंट्रीज हैं, उनके बातों को हम G7 के ऊपर रखें, उनकी प्रायोरिटीज को यहाँ पे हाईलाइट करें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे बताया है। दोस्तों, डेट है आज की 18 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो दोस्तों, आप सबने प्रतिज्ञा दिवस के ऊपर ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमारी टीम की तरफ से प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स को एक्सटेंड किया गया था, प्लस साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इन कोर्सेज को अगर आप और अफोर्डेबल बना सकते हैं, तो डेफिनेटली अलग सर और सुमित सर ने इनको और अफोर्डेबल बनाया। एंड अब आपके लिए ये जो ऑफर्स हैं इनके आखिरी 3 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप इनका ऑफर्स का आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ 1 ईयर कोर्स की, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम दाम के अंदर आपको प्रहार एंड टाइटन बैचेस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ 2 ईयर कोर्सेज में आपके संकल्प और पिनिकल बैचेस हैं। एंड अगर आप कॉलेज के साथ साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रारंभ बैच भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो फेल्स मैनर के अंदर आपको यहाँ पर इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करवाता है। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज योर सिप्री ईयरबुक 2025 रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि सिप्री होता क्या है। सिप्री इज नथिंग बट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दरअसल में स्टॉकहोम आप जानते होंगे स्वीडन के अंदर है, और ये अपने आप में आपको एक ग्लोबल थिंक टैंक देखने को मिल जाएगा जो बात करता है ग्लोबल सिक्योरिटी की, आर्म स्टेट की, मिलिट्री एक्सपेंडिचर की। कहने का मतलब ये है कि कौन से देश ने कितना खर्चा किया, कितने आर्म्स उनके पास हैं, किस तरह से वो इंश्योर ये करते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, कौन सा देश सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये ट्रैक करता है। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, डिफेंस पॉलिसीज, आर्म ट्रांसफर की रिगार्डिंग प्रॉपर ये रिसर्च हमें यहाँ पे देता है, और इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे ना कि 1950 के बाद ये एकमात्र ऐसा डेटाबेस है जो ये बताता है कि किस तरह से इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो इसमें सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, या इस तरह की लाइसेंस प्रोडक्शन जब देशों के बीच में होती है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे कवर करता है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये ट्रांसफर वॉल्यूम को मेजर करता है। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर वॉल्यूम? कि एक देश ने कितना ट्रांसफर किया किसी दूसरे देश को, ना कि फाइनेंशियल वैल्यू। कहने का मतलब देखो, कोई भी चीज़ आप ट्रांसफर करते हो, मान लो आपने टैंक हो गया, आपने मिसाइल हो गया, ये आपने ट्रांसफर किया, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है फाइनेंशियल वैल्यू, पर वॉल्यूम तो हमें डेफिनेटली क्लियर होगी ना। तो एक तरह से अनबायस्ड एनालिसिस में हमारी यहाँ पे ये मदद करता है। अभी 2025 की जो इनकी रिपोर्ट आई है ना, उसके बीच में इन्होंने काफी सारी बातें यहाँ पे हमें बताई हैं। नाउ व्हाट आर दोस थिंग्स? देखो, सबसे पहली ना, कई बार हमें दिमाग में डाउट आता है कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है कितनी। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे ना क्लियर करना चाहूंगा। देखो, अगर हम बात करें ना,
तो वैसे तो न्यूक्लियर वेपन्स वाले देश टोटल 9 आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना। ये तो आपके P5 देश हैं ही हैं। इन पांचों देशों के अलावा इंडिया, पाकिस्तान, आपका कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया और इसराइल, ये 9 देशों के पास आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि किसी जगह हो सकता है आपने देखा होगा सिर्फ 5। एक्चुअली पता क्या है, जब हम बात करते हैं एनपीटी की, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, जब हम बात करते हैं ना, तो उसके अंतर्गत आपको 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है। बेसिकली 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स माना जाता है, बाकी को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स माना जाता है। जैसे इंडिया उसमें फिर नहीं आएगा, पाकिस्तान आपका न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में नहीं आएगा, कोरिया नहीं आएगा, इसराइल नहीं आएगा। एंड इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल ने तो एनपीटी को साइन ही नहीं किया था। कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने साइन जरूर किया था, बट बाद में उसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रीटी से वो एग्जिट हो चुका था। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, जो हमें बेसिकली आइडिया होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इन नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज की ना, तो यहाँ पर इनके पास 12,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड दुनिया भर में ना एक ट्रेंड चल रहा है, आप देख ही रहे हो कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, इसराइल हमास हो गया, इसराइल ईरान हो गया। तो बहुत सारे इस तरह के हमें इश्यूज दुनिया भर के अंदर देखने को मिल जा रहे हैं। एंड आप देखोगे कि कैसे इसी तरह से न्यूक्लियर आर्सेनल भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लगभग 5,500 के आसपास। एंड यूएसए आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगा। बाकी टोटल 162 स्टेट्स ऐसे रेसिपिएंट्स हैं मेजर आर्म्स के, ठीक है ना। एंड दुनिया में अगर हम 5 टॉप मोस्ट रेसिपिएंट्स या इंपोर्टर्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे यूक्रेन आ जाएगा। इसका रीज़न यही है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। फिर दूसरे नंबर पे आपको भारत, फिर कतर, फिर सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। ये 5 देश जो हैं, ये लगभग दुनिया का 35% टोटल इंपोर्ट्स का, मतलब टोटल इंपोर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत की दोस्तों अगर हम बात करें, तो भारत ने भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को थोड़ा सा बढ़ाया है 2024 के अंदर। एंड पिछले साल ये जो नंबर 172 था, वहां से इंक्रीज करते हुए इसको हमने अब 180 कर दिया है। बाकी बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में लगभग 170 न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड चाइना की बात करें, तो चाइना में ये नंबर आपको 600 से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एंड काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे चाइना एक्सपैंड भी कर रहा है। भारत की बात करें, तो भारत ना कुछ नए नए प्रकार के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स को भी यहाँ पे डेवलप कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नई कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। इनफैक्ट हम चाहते हैं एक मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स को भी हम यहाँ पर कैपेबल हो, मतलब कैरी करने के रिगार्डिंग। तो ये सब चीज़ें भी भारत के द्वारा यहाँ पे डेवलप करी जा रही हैं। तो ऐसा रिपोर्ट ने यहाँ पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट भी किया है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड पब्लिक ऑर्डर। थोड़ा इस मुद्दे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैं आपको ना प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब समझा देता हूँ। देखो, आप लोगों को पता होगा कि कई बार तो पता क्या होता है कि एक पर्सन ने लेटर से कोई क्राइम कमिट कर दिया, उसके बाद उसको आप पकड़ के जेल में डाल देते हो। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन ने अभी कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, पर हमें शक है, हमें डाउट है कि यार ये कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हो सकता है। तो ठीक है, जब हमारे पास इस तरह से रीजनेबल सस्पिशन होता है, उस बेसिस के ऊपर अगर हम एक पर्सन को डिटेन कर देते हैं बिना किसी ट्रायल के या बिना कोर्ट कन्विक्शन के, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो रीजनेबल सस्पिशन होता है कि आपका पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो सकता है, उस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। पर आप नोटिस करेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ना बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा की बात करें, तो लगभग 1,48,00,000 लोगों को 2021 में अरेस्ट किया गया था। उनमें से 60% जो अरेस्ट थे ना, लगभग 89 लाख, वो आपको अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव टेंशन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि प्रिवेंटिव टेंशन बहुत बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग जो कानून होते हैं, वो कानून आपके पार्लियामेंट भी बना सकता है एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट जब कानून बनाता है तो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इनके रिगार्डिंग बनाएगा। बाकी आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इसके अलावा स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानून बना सकते हैं। एंड इनफैक्ट बहुत सारे कानून हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिल भी जाएंगे। जैसे आपके पास आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपको देखने को मिल जाता है 1980 का। उसके अलावा अगर हम बात करें, यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो गया, राइट। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो अगर स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन के रिगार्डिंग हमें खतरा हो, तो वहां पर हम क्या इंश्योर करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट हमारे पास है।
फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हमें लगता है कि कोई पर्सन स्टेट सिक्योरिटी को या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट कॉज कर सकता है, उसी तरह से केरला का भी अपने आप में एक आपका एक्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको प्रिवेंटिव और प्रिवेंटिव के बीच में अंतर भी बताना चाहिए। प्रिवेंटिव में मतलब था कि हमें एक तरह से शक है कि कुछ वो खतरा हो सकता है पब्लिक ऑर्डर के लिए। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी उसने कुछ ना कुछ एक्शन कर रखा है, उसके बाद उसको डिटेन किया जा रहा है। अब अगर एक्शन होने के बाद डिटेन किया जा रहा है ना, तो देखो उसको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा कि आखिर आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। पर प्रिवेंटिव टेंशन के अंदर नॉर्मली इन्फॉर्म करना चाहिए, पर अगर हमें लगता है कि नहीं यार पब्लिक इंटरेस्ट में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि आखिर उसको क्यों डिटेन कर रहे हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम विद हेल्ड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें लीगल रिप्रेजेंटेशन की, तो डेफिनेटली यहाँ पर लीगल प्रैक्टिशनर होता है जो कि प्रिवेंटिव टेंशन में मदद करता है। बाकी प्रिवेंटिव टेंशन में भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके केस को सुने जाने की। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है ना, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सिटीजन्स को भी और एलियंस दोनों को अवेलेबल होता है, पर प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करें तो ये एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं होता। ठीक है ना, इसके जो सेफ गार्ड्स होते हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू द एनिमी एलियंस। ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। बाकी देखो, अगर मैं अब बात करूं प्रिवेंटिव डिटेंशन की, आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा आप समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। दरअसल में ये मुद्दा ना केरला का है। केरला में एक पर्सन है राजेश के नाम से, और राजेश एक कंपनी चलाता है जिसका नाम है ऋतिका फाइनेंस। ठीक है। अब केरला के अंदर ये जो कंपनी चलती है, इसके अंदर ना राजेश क्या करता है, लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है, मनी लेंडिंग है एक तरह से। पर राजेश एक तरह का वहां का गुंडा भी है। गुंडा मतलब एक तरह से अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसके ऊपर कि कुछ ना कुछ क्रिमिनल मतलब एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इसीलिए ढेरों सारे क्रिमिनल केसेस यहाँ पे आपको राजेश के अगेंस्ट देखने को मिल जाते हैं। बट दिक्कत पता क्या आती है कि इसको पहले भी जेल वगैरह में डाला गया था, पर बाद में इसको बेल मिल जाती है। अब पुलिस बाद में क्या करती है ना, बेल के बाद अगर आप नोटिस कर पाओगे कि बेल के बाद तो पुलिस इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देती है। अब यहाँ पर इनकी जो वाइफ होती है राजेश की, वो जिनका नाम है धान्या, इनफैक्ट केस का नाम भी धान्या एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ही है, वो जाती है कोर्ट के पास। हाई कोर्ट से तो उसको नहीं मिलती, पर सुप्रीम कोर्ट में जाती है ना जब, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ बातें बोलता है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बोलता है कि जब भाई उसको बेल मिल रखी है, तो पुलिस यहाँ पर क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल कर रही है। बेल इसीलिए तो दी गई है क्योंकि हमें यहाँ पे पता लगा कि हाँ चलो ठीक है बेल दी जा सकती है। या अगर आपको लगता है कि बेल की कंडीशन पर्सन वायलेट कर रहा है, तो ये कोई तरीका नहीं है कि आपने उसको प्रिवेंटिव टेंशन में डाल दिया। नो, आप बेल की कंडीशन को चैलेंज करो। और आप हर जगह के ऊपर प्रिवेंटिव टेंशन लगाए जा रहे हो, ये तो अपने आप में गलत बात है। ऐसा हर जगह के ऊपर जब आप मिसयूज करने लग जाते हो ना प्रिवेंटिव टेंशन का, तो प्रिवेंटिव टेंशन का पर्पस ही खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रिवेंटिव टेंशन को केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक रूटीन मेजर की तरह। प्लस जब आपके पास कोई कंपेलिंग रीजंस नहीं होते, तो उस केस में ड्यू प्रोसेस को एक तरह से प्रिवेंटिव टेंशन वायोलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एग्जीक्यूटिव के ओवररीच नहीं करना चाहिए, एंड इस तरह से आर्बिट्रेरीली आपको लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करना। ठीक है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही कि प्रिवेंटिव टेंशन का मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यहाँ पे नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और ये बेल ऑर्डर्स को ओवरराइड यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ना दो वर्ड्स के बीच में अंतर भी समझाया। एक वर्ड था आपका लॉ एंड ऑर्डर, एंड दूसरा वर्ड है आपका पब्लिक ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज होते हैं थोड़े वो आपको ब्रॉडर देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर नॉर्मली वो एक्ट होते हैं जो कुछ इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। वेरएस पब्लिक ऑर्डर की जब हम बात करते हैं ना, इसका एम्बिट थोड़ा सा आपको नैरोअर देखने को मिलता है। तो कौन सा मुद्दा पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट कर रहा है, ये आपको देखना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ क्लियर रीजनिंग। एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए कि आखिर आप उसको क्यों डिटेन कर रहे हो, क्यों आपको लग रहा है कि पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का आपको मिसयूज यहाँ पे नहीं करना है। एंड इनफैक्ट पहली बार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में भी ये बातें बोली हुई हैं। जैसे आपका जसीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2024 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी अथॉरिटी डिटेन कर रही है ना, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे कि क्यों डिटेन किया गया है। ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो वो इनवैलिडेट कर देगा डिटेंशन ऑर्डर को। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका पर्सनल लिबर्टी का, तो डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ जो बर्डन होता है ना, वो डिटेनिंग अथॉरिटी के ऊपर होता है। इनफैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे ना, वो उस लैंग्वेज में दिए जाने चाहिए जो
डिटेन्ड पर्सन है वो अंडरस्टैंड कर पाए कि आखिर उसको डिटेन करा क्यों गया है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में भी और अभी भी बोली हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे समय के ऊपर उसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए, कोई फालतू का डिले यहाँ पे नहीं रहना चाहिए उसको यहाँ पे बताने के लिए कि आखिर उसको क्यों डिटेन किया गया है। आजकल हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, तो बिल्कुल कोई डिले यहाँ पे पॉसिबल नहीं होना चाहिए आपके कम्युनिकेट करने के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। थोड़ा इसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों यूपीएससी में ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब विद रिगार्ड्स टू स्पोर्ट्स, तो थोड़े कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिलती हैं, वो हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, ये काफ़ी बड़ा एक इवेंट था। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इसमें 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं जो कि फुल आईसीसी के मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ये 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया। अब एक इनकी पूरी की पूरी एक लीग हुई, ठीक है, और ये जो चला ये पूरा 2 साल चला। इन देशों ने आपस में टेस्ट मैच प्ले किए। उसके बाद ना पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर जो सबसे टॉप पे ऊपर टीम्स थी, जो टॉप 2 टीम्स थी, उनका एक फाइनल मैच हमें देखने को मिलता है। अभी जो फाइनल मैच था वो आपको लॉर्ड्स के ऊपर देखने को मिला, ठीक है। और ये जो मैच हुआ था ना, ये हुआ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर आपका साउथ अफ्रीका जीत के बाहर निकल के आया। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो ये बातें आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो ये 2 साल का अपने आप में एक स्टेज होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, यहाँ पर रैंकिंग जो डिसाइड होती है वो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स वन के हिसाब से होती है। एंड इनफैक्ट ना ये वेरी करता है सीरीज टू सीरीज। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक सीरीज है जिसमें सिर्फ 2 मैचेस थे, और एक दूसरी सीरीज है जहाँ पे 5 मैचेस थे। तो ऐसा मत समझना कि कोई टीम जिसने 2 मैचेस खेले वो कम पॉइंट जीतेगी। नो, ये सीरीज वाइज पॉइंट बराबर होंगे। तो लेटस से कोई 2 मैचेस की सीरीज थी, वहां पर एक टीम ने 2 मैचेस जीत लिए, तो उसको खूब सारे पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि उसने पूरा ओवरऑल दोनों मैचेस जीत लिए ना। ये कम मैचेस की सीरीज में पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा मैचेस की सीरीज में एक मैच का पॉइंट कम होंगे, तो ओवरऑल सीरीज का जो पॉइंट्स होंगे वो सेम बनेंगे। द सीरीज ऑफ डिफरेंट लेंथ शेल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। ऐसा ना लगे कि इसने सिर्फ 2 ही मैचेस खेले तो उसको कम पॉइंट मिलेंगे। नो, आपको ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे क्योंकि कंसिडरिंग कि वो सीरीज की लेंथ ही अपने आप में छोटी थी। तो इस तरह से पूरा 2 साल ये चलता है। तो 2019 से जब 2021 वाला टाइम था, तो उसमें न्यूजीलैंड और इंडिया टॉप पे थे, जहां पर न्यूजीलैंड को ने इंडिया को हराया और न्यूजीलैंड विनर बना। फिर 2021-2023 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया टॉप पे थे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल हुआ, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता। एंड इस बार 2023 और 2025 के साइकिल में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप पे थे, जहां पर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। एंड इस तरह से साउथ अफ्रीका जो है उसने 27 साल के बाद एक आईसीसी ट्रॉफी यहाँ पर जीती है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, ये आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा 2 साल यहाँ पे लंबा चलने वाला एक इवेंट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया डेजिग्नेटेड एज कैटेगरी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी। थोड़ा इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो रिंडर पेस्ट है आखिर ये क्या है। इसको हम लोग ना कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये अब पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है। पर जब ये पहले हुआ करती थी तो अपने आप में बहुत ही कंटेजियस वायरल डिजीज आपको देखने को मिलती थी, जो कैटल को और आपके बफेलो, शीप, गोट्स, इनको यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करती थी। एंड अगर मैं इसके जीनस की बात करूँ तो आपको ये मॉर्बिली वायरस जीनस को बिलोंग करती हुई देखने को मिल जाएगी, जो कि मीजल्स से एंड आपका जो सीडीवी है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के साथ यहाँ पे आपको रिलेटेड देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है ना, कि ये जब एग्जिस्ट करती थी तो इंसेक्ट्स के माध्यम से ये ट्रांसमिट नहीं होती थी, बल्कि इसका जो ट्रांसमिशन था वो स्ट्रिक्टली एनिमल टू एनिमल था। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सेक्रीशन के माध्यम से, यूरिन हो गया, फिसिस हो गया, इसके माध्यम से आपका ट्रांसमिट होती थी। साथ ही साथ इसकी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 90% के आसपास। तो यानी कि अगर किसी आपके कैटल को हो जाती थी ना, तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमें डेथ्स देखने को मिलती थी। 2011 में इसको ऑफिशियली एरेडिकेट कर दिया गया था। इसका रीजन ये था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1994 के अंदर ग्लोबल रिंडरपेस्ट एरेडिकेशन प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड जिस वजह से स्मॉल पॉक्स के बाद ये दूसरी ऐसी डिजीज बन गई थी जिसको ग्लोबली हमने यहाँ पे इरेडिकेट किया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर इरेडिकेट हो ही चुकी है तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो, इसको डिस्कस करने का पीछे पता कारण पता क्या है, कि जो रिंडरपेस्ट का वायरस मटेरियल है उसको हमने सिक्योरली अपने पास रखा हुआ है। अब ये सिक्योर रखने के पीछे का कारण यही है कि हम चाहते हैं कि
हमारे पास सेफ जगह के ऊपर कंटेन रहे, इसका एक्सीडेंट रिलीज ना हो, ठीक है ना, और दोबारा से वायरस रीइमर्ज ना करे। तो अभी तक 5 ऐसी फैसिलिटीज थी यहाँ पर लोकेटेड था, दैट वाज इन यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान एंड इथियोपिया। अब भारत ऐसी छठी फैसिलिटी बनने जा रही है जहां पर आपको ये रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर है सर? अब भारत के अंदर आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, निसाद जिसको हम बोलते हैं, भोपाल के अंदर इसको यहाँ पर छठी ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसको 1 ईयर की टर्म के लिए ऐसा होगा बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल में इनका एक सेशन चल रहा है पेरिस के अंदर, उस समय यहाँ पे डिसाइड हुआ। तो ये क्या है सर? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है, जिसको 1924 में फाउंड किया गया था, ताकि एनिमल डिजीज कंट्रोल के रिगार्डिंग प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको प्रमोट करना, ये सारी चीजें इसके द्वारा यहाँ पे देखी जाती हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज न्यू टेक प्लेटफॉर्म्स अनवील्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आप लोग जानते होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनफैक्ट आपके मेंस के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में लाई गई हैं और इनको हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं आखिर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं क्या। पहला आपका है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग ICR-ER के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर फोकस पता क्या है? आप लोग कई बार नोटिस करते हो कि हमारी NDRF हो गया, हमारी रेस्क्यू एजेंसीज हो गया, उनको कई बार प्रॉपर जानकारी चाहिए होती है, बिल्कुल, और प्रॉपर उनको सैटेलाइट डेटा चाहिए होता है। तो दरअसल में ना, इस तरह के जो नेशन वाइड डिजास्टर्स होते हैं, पूरे देश भर के अंदर डिजास्टर होते हैं, उनमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, पूरे देश भर के अंदर अवेयरनेस जनरेट करवाना, ये सारे काम कौन करेगा? इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो रियल टाइम बेसिस के ऊपर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा और बहुत तेजी से यहाँ पे प्रॉम्प्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हमें देखने को मिलेगी। दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है दैट इज नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, लाइट 2.0। आप ये वर्ड समझते हो? लाइट, लाइट आपने कहीं और भी सुना होगा, यूपीआई के कॉन्टेक्स्ट में भी सुना होगा। तो यहाँ पर भी आप लाइट की अगर हम बात करें, एक्चुअली मीनिंग पता क्या है? कई बार हमारी एनडीआरएफ की टीम्स वगैरह को ऐसे लोकेशंस में काम करना पड़ता है जो काफ़ी रिमोट लोकेशंस होती हैं। उस केसेस में भी उनके पास एक प्रॉपर लाइट वेट एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म हो पाए, ताकि आप अच्छे से उस पर्टिकुलर डिजास्टर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे पाओ, रियल टाइम डेटा शेयरिंग हो पाए कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए, एंड साथ ही साथ साथ में मिलकर अक्रॉस एजेंसीज यहाँ पे यूनिफाइड रिस्पॉन्स हम दे पाए। तो रिमोट लोकेशन के ऊपर स्पेसिफिक फोकस के लिए यहाँ पर आपको लाइट 2.0 देखने को मिल जाएगा। लास्टली जो तीसरी चीज है दैट इज फ्लड हजार्ड जोनेशन एटलस ऑफ असम। ये असम स्पेसिफिक है। असम में आप जानते हो हर साल आपको फ्लड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो आपके फ्लड प्रोन एरियाज की अच्छे से साइंटिफिक मैपिंग करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको फ्लड हजार्ड डोनेशन एटलस आपका आसाम का देखने को मिल जाएगा। इसमें यही होगा कि आपके खेती वगैरह के रिगार्डिंग जो नुकसान होता है उसको कैसे टैकल करना है, इंश्योरेंस वगैरह कैसे प्रोवाइड करनी है, रेजिलिएंट फार्मिंग की फ्लड्स के रिगार्डिंग रेजिलिएंट भी हम रहें, एंड साथ ही साथ कैसे हम यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करना एंड फ्लड पेन डेवलपमेंट को रेगुलेट करना। ये सारी बातें यहाँ पर आपको फ्लड हैजार्ड नेशन एटलस के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ नए टेक प्लेटफॉर्म है जिनको यहाँ पे अभी रिसेंटली अनवील किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। लास्ट जो वीक में मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था कृति के बारे में जो कि भारत का पहला एजेंटिक एआई है। तो ये बात तो ठीक है, पर इसको जोमाटो ने नहीं बल्कि इसको ओला के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। दैट इज वाई द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बाकी यूएन जनरल असेंबली की बात करें तो डेफिनेटली इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं और सबके पास इक्वल राइट टू वोट है। यस, दैट इज करेक्ट। इसके अलावा रुद्र अस्त्र की बात करें तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।